नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सीरीज पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 3 जिसमें देश भाषा काव्य के बारे में बताया गया है। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रकरण 3 पढ़ेंगे। उससे हमने थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। एक दिन में तो ये प्रकरण 3 नहीं खत्म होगा। हम आज के वीडियो में 15 क्वेश्चन लेते हैं और हम कल के वीडियो में भी 15 क्वेश्चन लेंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे। तो 2 दिन में ये प्रकरण हम ख़त्म करेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है आज है क्वेश्चन नंबर 1 प्रकरण 3 का, कि राजभाषाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहे में कहे जाते थे और वीर रस के पद किसमें लिखे जाते थे। मतलब क्या है कि राजसभाएं जो चलती थी पहले, उसमें जो नीति श्रृंगार आदि का जो विषय होता था वो दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के जो पद होते थे तो पूछा गया है वो किस में लिखे जाते थे। तो वीर रस के पद आपके छप्पय में लिखे जाते थे। आगे का क्वेश्चन है, वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। तो वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक जो है आपका विशलदेव रासो है, जो नरपत नालाह द्वारा रचित है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बुक है वीर गीत। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। तो विशलदेव रासो नरपत नालाह द्वारा रचित है। आगे का क्वेश्चन है कि जो आदिकालीन वीर गाथाएं कितने रूपों में मिलती हैं। जो आदिकालीन में वीर गाथाएं होती थी वो कितने रूपों में मिलती थी। तो वो आंसर क्या है, 2 रूपों में। पहला कौन सा है, वीर गीत के रूप में, और दूसरा है प्रबंध के साहित्य के रूप में। ये 2 रूपों में आदिकालीन वीर गाथाएं मिलती थी। क्लियर हो गया। आप प्लीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन है, आल्हा गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। मतलब आल्हा जो गाया जाता था वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो वो उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध था। जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे वहाँ पे आल्हा गीत ज़्यादा गाए जाते थे। आगे का क्वेश्चन है, रसायन शब्द का प्रयोग किस रचना में मिलता है। रसायन शब्द जो है उसका प्रयोग किस रचना में मिलता है। तो रसायन शब्द का प्रयोग विशलदेव रासो में मिलता है और किसके रूप में मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रसायन शब्द का प्रयोग किस रूप में मिलता है। तो कविता के रूप में मिलता है और किस रचना में मिलता है। तो विशलदेव रचना में मिलता है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपके क्लियर हो गए। आगे का क्वेश्चन है, खुमान रासो में कितने युद्धों का वर्णन है। खुमान रासो में कितने युद्धों का वर्णन है। तो खुमान रासो में 24 युद्धों का वर्णन है। आगे क्वेश्चन है, 12 से बहोतरा मझारी और जेठ बदी नौमी बुधवारी पंक्त किस रचना से ली गई है। बताइए आप लोग। 12 से बहोतरा मझारी और जेठ बदी नौमी बुधवारी पंक्त किस रचना से ली गई है। अब इसमें देखिए, बहोतरा का मतलब कभी 72 आप लोग समझेंगे, लेकिन इसमें बहोतरा का मतलब क्या बताया गया है। इसमें बहोतरा का मतलब 1212 बताया गया है। और जेठ बदी नौमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। इसका पूरा पंक्त ये है। तो बताइए, 12 से बहोतरा मझारी जेठ बदी नौमी बुधवारी पंक्त किस रचना से ली गई है। विशलदेव रासो से ली गई है। इसमें 12 से बहोतरा शब्द का अर्थ क्या होता है, 1212 है। क्लियर हुआ ये। अब हम थोड़ा विशलदेव जो रचना है उसके बारे में, जो विशलदेव रासो है उसके बारे में हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2-4 टॉपिक उसको हम देखते चल रहे हैं कि इसका रचना काल विक्रमी संवत 1212 है। किसका, विशलदेव रासो का। विशलदेव रासो में कितने खंड हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ देखिए कि 4-5 आपके क्वेश्चन ही है कि अगर पूछ लिया जाए कि विशलदेव रासो में कितने खंड हैं। तो विशलदेव रासो में 4 खंड हैं। इसका रचना काल क्या है, तो विक्रमी संवत 1212 है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। क्या, कौन सा, विशलदेव रासो 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसमें नायिका के विरह यानी वियोग का वर्णन है, किसमें, विशलदेव रासो में।
और इसमें नायक कौन से हैं? विशल देव रासो में नायक भी पूछ लेते हैं तो विशल देव है, तथा नायिका कौन है? तो राजमती है। जो विशल देव से, अब एक क्वेश्चन और भी इसमें बनता है कि विशल देव से रूट कर राजमती कहाँ चली जाती हैं? तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उड़ीसा चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? उड़ीसा चली जाती हैं। तो ये विशल देव रासो का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आगे का क्वेश्चन है, ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत के रचनाकार कौन है? ललित विग्रह राज, यहाँ विग्रह राज किसको कहा गया है? विशल देव को कहा गया है। विग्रह राज किसको कहा गया है? ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसको कहा गया है? तो विशल देव को कहा गया है। तो ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत के रचनाकार कौन है? तो सोमदेव हैं। आगे का क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार विशल देव रासो की भाषा क्या है? तो शुक्ल जी के अनुसार विशल देव रासो की भाषा राजस्थानी है। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश और ब्रज मिलाएंगे, अपभ्रंश भाषा और ब्रज भाषा अगर मिलेगा तो कौन सी भाषा बनता है? तो पिंगल बनता है, पिंगल भाषा। और अपभ्रंश और राजस्थानी अगर मिलाएंगे तो कौन सी भाषा बनती है? डिंगल भाषा बनती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो शुक्ल जी के अनुसार विशल देव रासो की भाषा राजस्थानी है। अगर ऑप्शन में राजस्थानी ना रहकर पिंगल और डिंगल पूछा जाए तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन, वीर रस किंचित आभास मात्र है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। क्या कथन किस संदर्भ में है? किस रचना के संदर्भ में है? मतलब किस रचना के संदर्भ में है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, संयोग और वियोग के गीत दोनों ही कवि ने गाए हैं। वीर रस किंचित आभास मात्र है इसमें। यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो यह कथन विशल देव रासो के संदर्भ में है। आगे का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य किसने लिखा है? आंसर है जयानक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय नामक काव्य। आगे का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। कितने हजार पृष्ठों का? 2500 पृष्ठों का। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है? तो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय, जिसको सर्ग या अध्याय कहते हैं, वो है, जिसमें 69 सर्ग या अध्याय हैं। प्रस्तुत कथन किस साहित्यकार का है? मतलब किसने कहा है कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 सर्ग या अध्याय हैं? किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। अब आगे का क्वेश्चन है, एकादश से पंचदाह विक्रम साक आनंद और तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र पंक्ति किस रचना से ली गई है? बताइए किस पंक्ति से ली गई है? कि एकादश सय होता है ये, एकादश सय पंचदह विक्रम साक आनंद और तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। इसमें एक चीज और देखिए कि इसमें जो आनंद है, क्या है? आनंद है। इसमें आ का जो अर्थ है वो शून्य है और नंद का जो अर्थ है वो 9 है, अर्थात 90। क्लियर हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विक्रम साक अनंत का अर्थ में आ का मतलब क्या है और नंद का मतलब क्या है? तो आ का मतलब शून्य होता है और ना का मतलब होता है 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। तो ये किस रचना से ली गई है? ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। आगे का क्वेश्चन है, आनंद संवत का अर्थ शून्य और 9 का अर्थ किसने निकाला है? देखिए, ये हो गया आ का अर्थ क्या है, ना का अर्थ क्या है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि आनंद शब्द का अर्थ शून्य और 9 का अर्थ किसने निकाला है? तो पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो हैं वो अनंत संवत का अर्थ शून्य और 9 का अर्थ क्या निकाला है? 9 अर्थात 90 नंद का अर्थ निकाला है। तो ये पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने निकाला है। देखिए, आज हमारा प्रकरण 3 से आपका
15 क्वेश्चन हुए हैं। ये मेरे हाथ से लिखे हुए खुद के नोट्स हैं जो मैं इस बुक को पढ़ के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिखती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। इसमें ना कोई फ़ीस है ना कुछ भी है, ये मैं अपना ज्ञान आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम कल फिर से लेके आएंगे। नमस्कार।